कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। डियर यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का इंतज़ार पूरा हुआ। आज शाम मैं 5 बजे बोनस पार्ट लेकर आ रही हूँ, लेकिन मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए। तो शाम 5 बजे कौन कौन बोनस पार्ट देखना चाहता है, कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस एक्साइटेड है बोनस पार्ट के लिए। पिछले बोनस पार्ट पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। अगर पार्ट एक्स्ट्रा है तो रिस्पॉन्स भी एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग भर भर कर प्यार देंगे। तो चलिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। अंगद ब्रेकफास्ट टेबल पर सबकी तरफ देखते हुए बोला, एक्चुअली मुझे आप सब लोगों को एक बात कहनी थी। स्नेहा की सवालिया नजरें अब अंगद की तरफ टिकी हुई थी। अंगद ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे ऑफिस के एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए लंदन जाना है, तो मैं बस आप सब लोगों को इसी बारे में बताना चाहता था। उसकी बात पर स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर बेचैनी सी नजर आने लगी थी। अंगद की बात सुनकर सब शॉक्ड रह गए थे। अंगद अभी अभी लंदन जाने की बात बोल रहा था। सबसे ज़्यादा हैरानी स्नेहा को हो रही थी, क्योंकि अंगद ने इससे पहले एक बार भी लंदन जाने का जिक्र नहीं किया था, और अब अचानक से सबके सामने उसका इस बात का जिक्र करना उसे बहुत अजीब लग रहा था। कम से कम उसे स्नेहा से एक बार इस बारे में बात तो करनी चाहिए थी। उसे तो पहले बताना चाहिए था। उसकी नज़रों में अंगद के लिए शिकायत साफ नज़र आ रही थी। वहीं अंगद एक बार फिर से गहरी सांस लेकर बोला, आप सब लोगों को मेरी बात थोड़ी हैरान कर रही होगी, लेकिन मुझे इमरजेंसी में लंदन जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं पहले किसी को कुछ बता नहीं पाया, लेकिन 2-3 दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें स्नेहा पर थी। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रों को झुका दिया। शायद उसे तकलीफ इस बात से हो रही थी कि अंगद उससे दूर जा रहा है, क्योंकि जब से उन दोनों की शादी हुई थी तब से अंगद एक रात के लिए भी उससे दूर नहीं रहा था। ऐसे में उसे बुरा लगना लाजमी था। शारदा जी अंगद की तरफ देखते हुए बोले, अगर तुम्हारा जाना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी अंगद, लेकिन अपना ख्याल रखना, और हाँ, बीच बीच में स्नेहा को कॉल भी करते रहना। कहीं अपने काम में इतना ज़्यादा मत खो जाना कि तुम्हें और कुछ याद ही ना रहे। अंगद स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मॉम। अगर पॉसिबल होता तो मैं स्नेहा को भी अपने साथ लेकर जाता, लेकिन फ़िलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर मुझे पता है मेरी गैर मौजूदगी में आप इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और हाँ, इसे चटनियों से थोड़ा दूर ही रखिएगा। अभी भी इसने इमली की चटनी ऐसे खाई जैसे दोबारा इसे इमली की चटनी मिलेगी ही नहीं। उसकी बात पर स्नेहा अब अपनी नाराज़गी छोड़कर उसे घूर कर देखने लगी थी, और अंगद यही तो चाहता था कि स्नेहा अपनी नाराज़गी भूल जाए। उसके होठों पर मुस्कुराहट देखकर अब अंगद के लबों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। शारदा जी ने एक बार फिर से पूछा, कब जाना है तुम्हें लंदन? अंगद हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कल सुबह। उसके कहते ही स्नेहा ने एक गहरी राहत की सांस ली कि कम से कम उसके पास आज रात तो है अंगद के साथ बिताने के लिए। अंगद के बिना रहना उसके लिए पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन आज की रात वो उसके बिना रहने के लिए हिम्मत जुटाने वाली थी। वहीं अंगद की नज़रें अब सुमित्रा जी के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रही थी, जैसे अंगद का जाना उनके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं हो। उनके एक्सप्रेशंस देखते हुए अब उनसे ज़्यादा गहरी मुस्कुराहट अंगद के होठों पर आ गई थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। कुछ पलों बाद उसने स्नेहा की तरफ देखा और बोला, मेरा वायलेट। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, अभी ला रही हूँ। ये बोलकर वो ऊपर रूम की तरफ चली गई और अंगद बाहर की तरफ आ गया। वो फिलहाल ऑफिस जा रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था, और स्नेहा अब उसका वॉलेट लेकर उसके पास आई। उसने बिना कुछ कहे वॉलेट अंगद की तरफ बढ़ा दिया। अंगद उसका मुंह बना हुआ देखकर बोला, कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो क्या? इतनी नाराज़गी, मुझसे बात भी नहीं करोगी? स्नेहा उसे शिकायती नज़रों से देखते हुए बोली, आप ही बताइए मुझे, क्या मुझे आपसे नाराज़ नहीं होना चाहिए? अंगद ने अपना वॉलेट उसके हाथ से लिया और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला,
कोई बात नहीं, रात को तुम्हारी नाराज़गी अच्छे से दूर करूँगा मैं, स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली। और दिन का क्या, पूरा दिन मैं आपसे नाराज़ रहूँ? आपको पता भी है, आपसे नाराज़ रहना भी मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। अंगद ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचा और बोला, तो किसने कहा तुमसे कि तुम मुझसे नाराज़ रहो? 2-3 दिनों के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ मैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आज की रात को हमारे लिए थोड़ा खास बनाना चाहिए, ताकि मैं भी ये 2-3 दिन तुम्हारे बिना गुजार पाऊँ और तुम भी मेरे बिना रह पाओ? उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अंगद उसके एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराया और बोला, जरूरी तो नहीं हर बार मैं ही तुम्हें सरप्राइज करूं, कभी तो तुम भी ऐसा कुछ किया करो कि तुम्हें देखकर ही मेरे होश उड़ जाएं। स्नेहा के अब रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो उससे अलग हुई और अपनी नज़रों को झुकाते हुए बोली, जाइए, आपको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। अंगद ने मुंह बनाते हुए कहा, मतलब मैं सरप्राइज की उम्मीद रखूं या नहीं? स्नेहा अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बोली, मुझे नहीं पता। अंगद ने अपने दिल पर अपना हाथ रखा और बोला, मेरी जान निकल रही है। स्नेहा ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ अंगद जी, आप ठीक तो हैं ना? अंगद अब दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन ये तुम्हारी अदाएं मेरी जान निकाल रही हैं। स्नेहा ने अब एक बार फिर से मुंह बनाया और बोली, मस्का लगाना तो कोई आपसे सीखे, जाइए चुपचाप ऑफिस जाइए अपने, आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे बहुत काम है। अंगद तुरंत बोला, हाँ हाँ, आज तो तुम्हें काम होंगे ही, आज तुम्हें अपने पति के होश जो उड़ाने हैं। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठने लगा और स्नेहा भी अब गहरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जी जो दरवाजे पर खड़ी थी, वो सब कुछ देख रही थी। वो चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए हुए बोली, वैसे तो तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो अंगद, लेकिन मैंने तुम जैसा बेवकूफ़ अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये पता होते हुए भी कि मैं किसी घायल शेरनी की तरह बस मौके का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं तुम्हारी इस बीवी पर झपट्टा मारूँ, कब मैं इसका वही हाल करूँ जो मैंने तनुश्री का किया था। तुम फिर भी इस बेचारी को मेरे हवाले छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे बरसों पुराने ख्वाब पूरे होने को हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू देखना तो हमेशा से मेरी हसरत रही है, और अब तुमने खुद से ही मुझे मौका दे दिया है और मैं इस मौके का फ़ायदा भरपूर उठाने वाली हूँ। जैसे तुम्हारी तनुश्री को तुमसे दूर किया था और तुम्हें जीते जी मारा था, पर फिर इस स्नेहा ने आकर तुम में सांस भर दी। अब एक बार फिर से तुम्हारा वही हाल होने वाला है। और ये स्नेहा, इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बहुत जुबान चलती है ना इसकी। अब इसे बताऊंगी मैं कि इसकी किस्मत कितनी खराब है जो ये सुमित्रा मित्तल से उलझने चली थी। तुम दोनों को अब तुम्हारी औकात में बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। ये बोलते हुए उनके चेहरे के वो डेविल एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा डार्क हो गए। तभी स्नेहा की आवाज़ उनके कानों में एकदम से गूंजी, क्या हुआ चाची जी, यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हैं आप? जैसे ही उन्हें आवाज़ सुनाई दी वो तुरंत होश में आई। अंगद कब का ऑफिस के लिए निकल चुका था और स्नेहा भी अब उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, तुमसे मतलब? स्नेहा को हमेशा उनकी इस तरह की बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन आज वो उनकी बात सुनकर ही हंसने लगी थी। उसे हंसते हुए देख सुमित्रा जी चिढ़ते हुए बोले, कितनी बेशर्म हो, यहाँ मैं तुमसे गुस्से से बात कर रही हूँ लेकिन फिर भी तुम हंस रही हो। स्नेहा एक बार फिर से हंसकर बोली, अब आपका तो मिजाज ही गुस्से वाला है, अंदर से नफरत से भरी हुई हैं आप। आपसे तो प्यार मोहब्बत की उम्मीद ही क्या की जाए चाची जी। लेकिन मैं तो आपकी तरह नहीं हूँ ना, मैं तो किसी भी हालत में खुश रहना जानती हूँ, बेशक से सामने वाला कितना ही बदतमीज और कितना ही रूड क्यों ना हो। लेकिन मेरे चेहरे पर तो मुस्कुराहट हमेशा से ऐसी ही रहेगी। क्या करूं, भगवान ने बनाया ही खुश दिल है। अब इसे अपनी किस्मत कहूं या फिर अपनी तारीफ, पर शुक्र है उस खुदा का कि उसने मुझे आप जैसा बिल्कुल नहीं बनाया। ये बोलकर वो अंदर की तरफ चली गई और सुमित्रा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं दूसरी तरफ अंगद ऑफिस में पहुंच गया था और कुछ अरेंजमेंट करवा रहा था। तभी आशीष उसके सामने आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ट्रिक काम करेगी? आई मीन जो आप चाहते हैं वो होगा?
अंगद अब अपनी चेयर पर रिलैक्स होकर बैठा और बोला, होगा आशीष, वो सब होगा जो मैं चाहता हूँ। किसी को गलत फहमी है कि वो घायल शेरनी है, लेकिन जो मुखौटा पहनकर वार करे वो शेर नहीं बल्कि गीदड़ होते हैं, और ये बात अब मुझे उन गीदड़ों को बहुत अच्छी तरह से समझानी है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशंस थे। लगभग से पूरा दिन यूं ही बीत गया। अंगद अपने काम में बिजी था और स्नेहा भी सोच रही थी कि आखिर वो अंगद के लिए स्पेशल क्या करे। अंगद ने बिल्कुल सही कहा था कि ज़रूरी नहीं हमेशा वही उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करता रहे। स्नेहा को भी कुछ तो करना चाहिए। और स्नेहा को अब इस बात पर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। लेकिन अब फाइनली उसने प्लान बना लिया था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, और अब वो अपने काम में लग गई थी। उसने पूरा रूम अच्छे से डेकोरेट किया था, एक सर्वेंट ने उसकी इस काम में हेल्प की थी, और अब सब कुछ करने के बाद स्नेहा इस सोच में थी कि वो क्या पहने। कुछ ऐसा जिसमें सच में उसे देखकर अंगद के होश उड़ जाएं। और फाइनली अब उसकी नज़र अपने क्लोजेट में रखी हुई एक रेड कलर की साड़ी पर गई जो बहुत बोल्ड थी, और अभी तक उसने वो साड़ी एक बार भी नहीं पहनी थी, क्योंकि वो बोल्ड साड़ियाँ बहुत कम पहनती थी। और आज फाइनली उस साड़ी को पहनने का वक्त आ चुका था। रात का वक्त लगभग से 9 बजे। अंगद की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आया। जब भी वो अंदर आता था तो डिनर का टाइम होता था, और आज भी डिनर का टाइम ही था। लेकिन स्नेहा डाइनिंग टेबल पर नहीं थी। अंगद ने चौंकते हुए शारदा जी से पूछा, स्नेहा कहाँ है मॉम? शारदा जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वो ऊपर है, तुम भी ऊपर ही जाओ, मैं तुम दोनों का डिनर ऊपर भिजवा दूंगी। उनकी बात पर अंगद थोड़ा हैरान हुआ। वो तो भूल गया था कि आज वो खुद से स्नेहा से डिमांड करके आया था कि स्नेहा उसके लिए कुछ स्पेशल करे, और अगर वो डिमांड करे और स्नेहा पूरी ना करे, ऐसा तो हो भी कैसे सकता था। अब उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आया। जब तक अंगद की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था और उसे चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। सुमित्रा जी जो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, वो खाना खाते हुए तिरछे एक्सप्रेशन के साथ बोली, ओह, तो दोनों का रोमांटिक मूड हो रहा है आज, रोमांटिक प्लान बनाए जा रहे हैं। बनाओ बनाओ, जो बनाना है आज की रात अच्छे से बनाओ, क्योंकि इसके बाद तो तुम दोनों की लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं होगा। जब तक ये बेचारा लंदन से वापस आएगा तब तो स्नेहा का ना जाने क्या हाल हो चुका होगा। ये बोलते हुए उनके चेहरे के वो तिरछे एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा डार्क हो गए थे। शारदा जी जो उनकी तरफ देख रही थी, वो हैरानी से बोली, क्या हुआ सुमित्रा, तुम खाना खाते खाते रुक क्यों गई और खुद में क्या बड़बड़ा रही हो तुम? सुमित्रा जी मुँह बनाते हुए बोली, आप मेरी कोई टीचर हैं क्या जो बार बार मुझसे इधर उधर के सवाल पूछती रहती हैं और आपका सारा ध्यान मुझ पर ही होता है? अगर ऐसा है तो टीचर दी, थोड़ा इधर उधर भी ध्यान दीजिए। शारदा जी फीका सा मुस्कुराकर बोली, अगर तुमसे कोई नॉर्मली बात भी करे ना सुमित्रा, तो तुम सामने से ऐसे जवाब देती हो को दूसरा इंसान फिर तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी ना देखे। तुम्हारा ये अहंकार बहुत बढ़ गया है सुमित्रा। मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगी कि अपने इस अहंकार को थोड़ा कंट्रोल में रखो। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ हासिल करने की जिद में तुम सब कुछ गंवा बैठो। ना सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसा, बल्कि अपनों को और अपने बच्चों को भी। ये बोलते हुए उन्होंने आभा, ध्रुव और पिया की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। सुमित्रा जी तुरंत बोली, आप मेरी फिक्र मत कीजिए शारदा दीदी, मेरे बच्चे मेरे ही रहेंगे, मैंने ही जन्म दिया है उन्हें। बेशक से फिलहाल उनकी आंखों पर आपके नाम की पट्टी है, लेकिन बहुत जल्दी ये पट्टी उतर जाएगी, इसलिए आप मेरे बच्चों की फिक्र मत कीजिए। ध्रुव तुरंत बोला, पट्टी तो आपकी आंखों पर है मॉम, और वो भी घमंड और लालच की। शारदा मॉम तो सिर्फ प्यार देना जानती हैं, उन्होंने आपसे बस नॉर्मली सवाल किया था, लेकिन आपसे तो अब इंसान बात ना ही करे तो बेहतर है। काश आपकी भी ये पट्टी जल्दी उतर जाए, वरना आप सच में सब कुछ गंवा बैठोगी। उसकी बातों पर सुमित्रा जी को गुस्सा आ रहा था। शारदा जी को तो वो अच्छे से जवाब दे देती थी, लेकिन उनके अपने बच्चे उनको इस तरह से जवाब देते थे तो वो अंदर से गुस्से में उबलने लगती थी।
अब उन्होंने एक बार फिर से शारदा जी की तरफ देखा, जो अपनी जगह से उठी और ध्रुव के सिर पर हल्का सा अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम खाना खाओ। ये बोलकर वो किचन की तरफ चली गईं। उन्हें स्नेहा और अंगद का खाना जो ऊपर भेजना था, और ये सब देखकर सुमित्रा जी बुरी तरह से चिढ़ गई थी। पर फिर भी उन्होंने खाना बीच में नहीं छोड़ा और अपना खाना यूं ही इंजॉय करती रही, जैसे उन्हें किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वहीं दूसरी तरफ अंगद जैसे ही रूम में पहुंचा, एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा। पूरे रूम में अंधेरा था, लेकिन नीचे छोटी छोटी सेंटेड कैंडल्स जल रही थी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी खुशबू भी पूरी तरह से कमरे में फैली हुई थी। सामने खिड़की के तरफ से चांद की रोशनी आ रही थी और ठंडी हवा चलने की वजह से पर्दे लहरा रहे थे। अंगद की नज़रों को अब स्नेहा की तलाश थी, और स्नेहा उसे बालकनी के दरवाजे पर खड़ी हुई नजर आई, जिसका साड़ी का पल्लू भी हवा में लहरा रहा था। उसे देखते ही जैसे अंगद की धड़कनें और भी ज़्यादा तेजी से नाचने लगी। वो दरवाज़ा बंद कर अंदर की तरफ आया तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर स्नेहा ने अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया। ऐसा नहीं था कि उन दोनों ने पहले रोमांस नहीं किया था, लेकिन पहले स्नेहा ने उसे ऐसा कोई सरप्राइज़ भी तो नहीं दिया था। अंगद अब रूम में फैले हुए फूलों की तरफ देख रहा था। बिस्तर से लेकर पूरी ज़मीन जैसे किसी बगीचे में बदल गई थी। गुलाब के फूलों की महक अंगद को मदहोश कर रही थी। अंगद स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे इतना सा कहने पर मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा, तो मैं पहले ही तुमसे इस सरप्राइज़ की डिमांड कर चुका होता जान। जैसे ही ये जान शब्द अंगद के होठों से निकला, स्नेहा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। एक तो माहौल ऐसा था, और ऊपर से अंगद की आवाज़ भी किसी नशे से कम नहीं लग रही थी। स्नेहा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, और अंगद अब बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसने जैसे ही स्नेहा की कमर पर अपना हाथ रखा, स्नेहा हल्की सी सिसकी भरी, और दूसरे ही पल उसका पल्लू उसके कंधे से नीचे की तरफ सरकने लगा। लेकिन अंगद ने तुरंत उसे संभाल लिया और स्नेहा की कमर को थोड़ा कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ घुमाने लगा। स्नेहा का चेहरा कुछ ही पलों में उसके सामने था। उसका वो न्यूड मेकअप इस वक्त बेहद दिलकश लग रहा था, और ऊपर से उसकी वो गहरी चलती हुई सांसें। कुछ पल तो अंगद उसकी तरफ देखता रह गया, और फिर उसने वो पल्लू दोबारा स्नेहा के कंधे पर रखा और धीमी सी लेकिन बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, वैसे तो तुम अपनी साड़ी को हमेशा पिनअप करके रखती हो जान, लेकिन आज आज ये जानबूझकर खुला छोड़ा है ना तुमने। उसकी बातों पर स्नेहा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसने अपनी साड़ी का पल्लू खुला क्यों छोड़ा, लेकिन शायद अंगद बहुत अच्छी तरह से जानता था कि स्नेहा भी अब उसे पागल करने लगी है। कैसे अपने पति को अपना दीवाना बनाना है, ये बात अब स्नेहा भी समझने लगी है। स्नेहा ने हल्का सा अपने लोअर लिप को दबाया और बोली, मैं नीचे जाकर आपके लिए खाना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, इस साड़ी में तुम मेरे लिए खाना लेने नीचे जाओगी। ये बोलते हुए वो अपना हाथ अब स्नेहा की पीठ पर ले आया, जहाँ पर उसकी उंगलियां डोरियों पर अटक गई थी, जिन्होंने स्नेहा के सीने का पूरा भार संभाला हुआ था। उसकी पीठ पर उन दो डोरियों के अलावा और कुछ नहीं था, और अब अंगद का हाथ अपने पीठ पर महसूस कर स्नेहा का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। स्नेहा ने अपनी तरफ से तैयारी तो पूरी की थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। अंगद मुस्कुराते हुए बोला, ये जो तुमने इतना कुछ स्पेशली मेरे लिए किया है, वो सब कुछ तो मैंने देख लिया और मुझे पसंद भी बहुत आया। अब ये बताओ, तुम कुछ खास मुझे कहना भी चाहती हो क्या? और अगर हाँ, तो थोड़ा जल्दी कहो ना जान, अब मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा। स्नेहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी अंगद से प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन कभी ऐसे स्पेशली भी तो नहीं कहा था उसने। उसने अब अपना हाथ अंगद के सीने पर रखा, और दूसरे ही पल अंगद ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। स्नेहा बेहद प्यार से बोली, आई लव यू अंगद जी, मेरे लिए मेरी सांसों से बढ़कर हैं आप। अंगद ने स्नेहा का हाथ अब अपने होठों के करीब किया और फिर उसे बेहद प्यार से चूमते हुए बोला,
और मेरी सांसों की ज़रूरत हो तुम। जैसे ही उसने कहा, स्नेहा की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, पर ये नमी सिर्फ और सिर्फ उसके दिल की खुशी को बयां कर रही थी और अब वो तुरंत अंगद के सीने से लग गई। अंगद ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। स्नेहा तड़पती हुई आवाज में बोली, मैं ये 2-3 दिन आपके बिना कैसे रहूंगी अंगद जी, मुझसे तो रहा ही नहीं जाएगा। पर रहना तो पड़ेगा ना मेरी जान, अगर जाना इतना ज़रूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें छोड़कर एक पल के लिए भी नहीं जाता। लेकिन आई प्रॉमिस, अगली बार जब भी मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बोलते हुए उसने स्नेहा का चेहरा अपने हाथों में थाम कर अपनी तरफ उठाया। अब उसकी नज़रें स्नेहा के लबों पर टिकी हुई थी और स्नेहा के भी लब जैसे उसके लबों को छूने के लिए मचलने लगे थे। अंगद उसके लबों को चूमने ही वाला था कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। स्नेहा हल्का सा मुंह बना लिया। अंगद उसके एक्सप्रेशंस अच्छी तरह से नोटिस कर चुका था, पर फिलहाल वो दरवाजे की तरफ आया। लेकिन बाहर कोई नहीं खड़ा था, सिर्फ खाने की ट्रॉली रखी हुई थी। अंगद समझ गया कि उन दोनों को ऑकवर्ड फील ना हो, इसलिए शारदा जी ने बस सर्वेंट के हाथों वो ट्रॉली भेज दी और खुद सर्वेंट को तुरंत वहां से हटने के लिए बोल दिया। अंगद खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आया और स्नेहा भी अब तुरंत आगे आई और टेबल पर खाना लगाने लगी, जहां पर कैंडल्स पहले ही जल रही थी और अब कैंडल्स की रोशनी में लगा हुआ वो खाना और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। अंगद ने स्नेहा को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। स्नेहा भी उसे बीच बीच में अपने हाथों से निवाला खिला रही थी। 15 मिनट में उन दोनों ने अपना खाना खत्म किया और फिर स्नेहा बर्तन समेटने लगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने बोल्ड साड़ी पहनी हुई है, तो वो ऐसी साड़ी में नीचे तो बिल्कुल नहीं जा सकती। उसने अंगद की तरफ देखा। अंगद हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, रहने दो, सुबह सर्वेंट ले जाएगी, तुम बस मेरे पास आओ। ये बोलते हुए उसने स्नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया। स्नेहा उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मेरा आपके साथ डांस करने का मन कर रहा है, लेकिन आपके पैर पर चोट लगी है तो ये पॉसिबल नहीं है। पर जब आप पूरी तरह से ठीक। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने अपना फ़ोन निकाला और फिर उस पर एक म्यूज़िक प्ले करके साउंड में रख दिया। वो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा रोमांटिक था और उसके लिरिक्स तो स्नेहा के दिल की धड़कनों को तेज़ी से बढ़ा चुके थे। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन क्यों अंगद जी, आई मीन अभी आपका पैर ठीक नहीं है तो रहने देते हैं ना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने उसे अब ना सिर्फ उसके हाथ से बल्कि उसकी कमर पर भी अपना हाथ कसकर पकड़ते हुए अपनी बाहों में अच्छे से भर लिया और फिर उसके साथ हल्का हल्का मूव करने लगा। वो दोनों कोई ऐसा डांस नहीं कर रहे थे जिसमें उनके पैर पर ज़्यादा प्रेशर आए। वो बस उसके साथ इस तरह से डांस कर रहा था कि वो दोनों डांस से ज़्यादा एक दूसरे को फील कर रहे थे। स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी और अब अंगद डांस करने के बाद उसे बिस्तर पर लेकर आया और फिर धीरे धीरे स्नेहा नीचे बिस्तर पर लेटती जा रही थी और अंगद उसके ऊपर झुकते हुए उसे किस करने लगा था। पूरा बिस्तर गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हुआ था, उसकी खुशबू ही उन दोनों को मदहोश कर रही थी। स्नेहा ने भी अपने हाथों को अंगद की पीठ पर रख दिया था। स्नेहा उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाए जा रही थी। अंगद ने उसका एक हाथ अपने हाथ में थाम कर उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली और कब आधी रात बीत गई उन दोनों को पता भी नहीं चला। अब अंगद स्नेहा को अपनी बाहों में भरकर सोया हुआ था। स्नेहा की आंखें नींद से भरी हुई थी और अब अंगद के सीने पर अपना चेहरा रखते हुए वो आराम से सो रही थी। पर अंगद की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। वो जानता था कि अगर वो स्नेहा के सामने जाएगा तो स्नेहा को बहुत रोना आएगा। इसलिए वो चाहता था कि जब स्नेहा सो रही हो तो वो उसी वक्त लंदन के लिए निकल जाए। ऐसे में शायद स्नेहा को थोड़ी कम तकलीफ हो, इसलिए लगभग से 1 घंटा उसने स्नेहा के साथ यूं ही बिताया। नींद तो उसकी आंखों में भी थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन स्नेहा को देखते हुए उसे नींद से ज़्यादा सुकून मिल रहा था। स्नेहा उसके सीने पर अपना सिर रखकर सोई रही और फिर सुबह के 5:30 बजे के करीब अंगद अपनी जगह से उठा और तैयार होने लगा।
स्नेहा गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चला, पर आधे पौने घंटे में ही अंगद पूरी तरह से रेडी हो गया था। रेडी होने के बाद वो स्नेहा के करीब आया और उसके चेहरे पर झुका। उसने जैसे ही उसके माथे पर अपने होठ रखे, स्नेहा नींद में करवट लेते हुए बोली, सो जाइए ना अंगद जी, इतना प्यार तो किया है आपने मुझे, अब आपका मुझे और प्यार करने का मन कर रहा है क्या? अंगद मुस्कुराते हुए धीमी सी आवाज में बोला, तुम्हें प्यार करने का मन तो मेरा हमेशा ही करता है जान। कभी ऐसा हुआ है जो मेरा मन तुम्हें प्यार करने का ना हुआ हो? वो दिन और थे जब मैं तुम्हारे करीब आने पर भी बेचैन होता था, लेकिन अब तो जब तुम पास नहीं होती तो हद से ज़्यादा बेचैन होती है मुझे। और मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना ये 2 दिन कैसे ही रहूँगा। ये बोलकर उसने स्नेहा के गाल पर बड़े ही प्यार से अपना हाथ रखा। वो कुछ पल यूं ही स्नेहा को देखता रहा और फिर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। शारदा जी मंदिर की तरफ जा रही थी। वो 6 बजे ही करीब उठकर नहा धो लेती थी ताकि 6:30 बजे तक पूजा में बैठ सके। पूजा अर्चना करना उनका रोज का काम था। उन्होंने अब अंगद को इतनी सुबह सुबह नीचे आते हुए देखा तो वो चौंकते हुए बोली, क्या हुआ अंगद, तुम सुबह सुबह ऐसे रेडी होकर कहाँ जा रहे हो, और ये बैग? अंगद फीका सा मुस्कुरा कर बोला, मैंने आपको कहा था ना मॉम, मुझे लंदन जाना है तो मैं बस लंदन के लिए निकल रहा हूँ। आई नो आपको अजीब लग रहा होगा। शारदा जी मुस्कुराई और बोली, नहीं मुझे पता है तुम इतनी सुबह सुबह क्यों निकल रहे हो, जैसे तुम पहले इस वक्त घर से बाहर जाते थे जब संगम सो रहा हो ताकि संगम रोए ना। अब यही चीज़ तुम स्नेहा के साथ कर रहे हो ना? अंगद ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, क्योंकि स्नेहा भी तो संगम की तरह ही है, एकदम मासूम, हर बात को दिल पर ले जाने वाली, हद से ज़्यादा इमोशनल। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, तभी तो वो स्नेहा है जिसका नाम ही स्नेहा हो, भला वो प्यार से कैसे नहीं भरी होगी। और प्यार तो इमोशन से ही होता है ना अंगद। उनकी बात पर अंगद भी मुस्कुराया और फिर संगम के रूम की तरफ देखते हुए बोला, मैं संगम से भी मिल लूँ मॉम? शारदा जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो अंगद अब संगम के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने उसके माथे को हल्का सा चूमा और फिर उसे बाय बोलकर रूम से बाहर निकल गया। शारदा जी कुछ देर के लिए रुक गई थी। वो अंगद को बाहर तक छोड़ने के लिए आई और फिर अंगद गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, जबकि स्नेहा अभी भी बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी। लगभग से 2 घंटे और बीत गए और अब स्नेहा अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी नज़रें अंगद को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में नींद अभी भी नजर आ रही थी, क्योंकि 4 बजे तो वो सोई थी। इतनी जल्दी उसकी नींद कैसे पूरी होने वाली थी? वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी और उसे मॉर्निंग सिकनेस फील होती थी। जब उसे रूम में अंगद नजर नहीं आया तो वो दोबारा बिस्तर पर लेटते हुए बोली, शायद अंगद जी वॉशरूम में होंगे, जब बाहर आएंगे तब गुड मॉर्निंग बोलूंगी। ये बोलकर उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जी नीचे हाल में थी और उन्हें अभी अभी पता चला कि अंगद लंदन के लिए निकल चुका है। और जैसे ही उन्हें ये खबर पता चली, उनकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। अब तक ना जाने वो स्नेहा के साथ क्या कुछ कर चुकी होती, लेकिन अंगद हमेशा स्नेहा की ढाल बनकर खड़ा रहता था। पर अब उनका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका था। उनकी नज़रें ऊपर अंगद और स्नेहा के रूम की तरफ थी और उनका मन तो कर रहा था कि वो अभी जाकर स्नेहा का काम तमाम कर दें, लेकिन फिलहाल उन्होंने खुद को कंट्रोल रखा और सोचने लगी कि अब आखिर उन्हें करना क्या है। स्नेहा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई। उसकी नज़रें अंगद को ढूंढ रही थी। जब वो पहले उठी थी तो अंगद उसे रूम में कहीं नजर नहीं आया, जिसके बाद वो दोबारा सो गई थी। और अब जब उसकी आंखें खुली और उसे फिर भी अंगद नजर नहीं आया तो अब वो बेचैन हो गई। अगले ही पल वो बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई थी। एक क्विक शावर लेकर वो हल्का फुल्का रेडी हुई और सीढ़ियाँ उतरते हुए अब नीचे आ रही थी। अब जब अभी भी अंगद उसे नीचे कहीं नजर नहीं आया तो वो सीधा किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन वो किचन के अंदर जाती उससे पहले ही शारदा जी बाहर की तरफ आते हुए उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। स्नेहा धीमी सी आवाज़ में बोली, गुड मॉर्निंग सासू माँ। उसकी आवाज़ सुनकर ही शारदा जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है क्या तुम्हारी? स्नेहा ने एक गहरी सांस ली और बोली,
नहीं, तबीयत तो सही है सासू माँ, पर आप मुझे ये बताइए कि अंगद जी कहाँ हैं? मैंने सुबह से उन्हें कहीं देखा नहीं। मैंने उन्हें फ़ोन भी किया लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर शारदा जी के चेहरे पर भी एक पल के लिए मायूसी आ गई थी। उन्होंने अब स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आए। पहले उन्होंने उसे गिलास में जूस डाल कर दिया और फिर उसके पास बैठ गई। स्नेहा तुरंत बोली, मेरा जूस पीने का भी मन नहीं कर रहा है सासू माँ, मैं बाद में पी लूँगी। पहले आप मुझे बताइए ना कि अंगद जी कहाँ हैं? आज तो वो लंदन जाने वाले थे ना, कितने बजे जाना है उन्हें? मैंने उनसे कल पूछा था लेकिन उन्होंने ढंग से कोई जवाब नहीं दिया। आप बताइए ना वो कहाँ हैं? शारदा जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वो लंदन जा चुका है स्नेहा। जैसे ही उन्होंने कहा, स्नेहा एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई, उसकी आंखों में नमी तैर गई। शारदा जी ने अब उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से अपने हाथों में थामा और बोली, खबरदार, अगर तुम रोई तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, इसलिए तो अंगद तुम्हें बिना बताए गया है, वरना वो तुमसे मिलकर जाता। पर उसे पता था कि तुम रोने लगोगी, इसलिए वो सुबह सुबह निकल गया। शाम तक वो लंदन पहुंच जाएगा, तब तुम उसे कॉल कर लेना। स्नेहा की आंखों में आंसू बह गए थे लेकिन जल्दी ही उसने अपने आंसुओं को साफ कर लिया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, इट्स ओके सासू माँ, मैं नहीं रोऊंगी। मुझे पता है अंगद जी का लंदन जाना ज़रूरी था, इसलिए तो वो गए हैं। अगर वहाँ जाना इतना ज़रूरी नहीं होता तो वो कभी नहीं जाते, और मुझसे मिले बिना तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी वो 2-3 दिनों में आने ही तो वाले हैं, तो क्या ही प्रॉब्लम है, मैं मैनेज कर लूँगी। शारदा जी हंसकर बोली, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ स्नेहा, लेकिन काम भी तो ज़रूरी है ना बेटा। और वैसे भी अंगद अपने काम के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट है, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। इसलिए अब इन सब चीज़ों की तो आदत डाल लो। पर एक बात बताऊं, तुम्हें जैसे तुम्हारा अंगद के बिना मन नहीं लग रहा है ना, तुम्हारा चेहरा भी एकदम उतरा हुआ था, जैसे तुम्हारा उसके बिना दिल नहीं लगता। साफ पता चल रहा था कि उसे भी तुम्हारे बिना चैन नहीं मिलेगा। और देख लेना, वो अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करके वापस आ जाएगा। उनकी बात पर स्नेहा ने अपना सर हाँ में हिलाया। शारदा जी ने अब जूस का गिलास उठाया और प्यार से बोली, अब तो जूस पी लो, वरना अंगद मुझे सुनाएगा कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा। तुम चाहती हो क्या इस उम्र में अब मैं अंगद से डांट खाऊं? उनकी बात पर स्नेहा अब हंसने लगी थी। शारदा जी अपनी जगह से उठी और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम तो अब मेरी बातें समझ गई हो। डर तो अब मुझे संगम का लग रहा है, वो पता नहीं जब स्कूल से वापस आएगा तो कैसे ही रिएक्ट करेगा। स्नेहा चौंकते हुए बोली, मतलब अंगद जी संगम से भी मिलकर नहीं गए? शारदा जी ने अपना चेहरा नामी हिला दिया और किचन की तरफ चली गई। स्नेहा ने गुस्से से मुंह बनाया और बोली, एक बार आप वापस आइए अंगद जी, आपकी खबर तो मैं लूँगी। चलो, मुझसे तो आप मिलकर नहीं गए, लेकिन कम से कम संगम से तो मिलकर चले जाते। फिर आप कहते हो कि मैं आप पर गुस्सा ना करूं, लेकिन आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मुझे खुद ब खुद आप पर गुस्सा आने लगता है। एक बार आपका फ़ोन ऑन हो जाए, उसके बाद आधा गुस्सा तो मैं फ़ोन पर ही आपसे बात करके निकालूंगी, और आधा तब जब आप वापस आएंगे। ये बोलकर वो खुद में हंसने लगी थी, लेकिन ये बात तो वो भी जानती थी कि अंगद के बिना वो कितनी उदास होने वाली है। उसे तो अंगद के बिना अब नींद भी नहीं आती थी। जब से उन दोनों के बीच ये प्यार वाला एंगल शुरू हुआ था, तब से वो दोनों एक भी दिन एक दूसरे के बिना नहीं रहे थे। स्नेहा को कितनी बार उसके मायके से कॉल आया था कि वो 2-4 दिन अब अपने मायके में लगा कर जाए, लेकिन स्नेहा ना खुद अपने मायके जाने चाहती थी और ना ही अंगद उसे जाने देता था। शारदा जी स्नेहा को अब अपने हाथों से नाश्ता करवाया और फिर स्नेहा फ़ोन पर अपनी और अंगद की कुछ पिक्चर्स एडिट करने लगी जो उसने कल रात को क्लिक की थी। तभी सुमित्रा जी अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ आईं। आते ही उनकी नज़रें स्नेहा पर थी और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए वो बाहर गार्डन एरिया की तरफ चली गई, जहाँ पर धूप बहुत ही कम थी क्योंकि मौसम आज काफ़ी सुहावना था। उन्होंने बाहर आकर किसी को कॉल किया और जैसे ही सामने वाले ने कॉल रिसीव किया, सुमित्रा जी तुरंत बोली,
अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। उनकी बात सुनकर सामने वाले ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, जरूर। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर सुमित्रा जी अंदर की तरफ आ गईं। वो अंदर जाकर स्नेहा के सामने बैठ गई थी और अजीब सी नज़रों से स्नेहा को देख रही थी। स्नेहा उनके सामने बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा जहाँ प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से बहुत ही घबराई हुई आवाज़ आई, आपके बेटे का स्कूल में एक्सीडेंट हो गया है, वो झूले से गिर गया है, आप प्लीज़ जल्दी से उसके स्कूल आ जाइए। जैसे ही स्नेहा ने ये बात सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बेहद परेशान होते हुए बोली, संगम संगम झूले से गिर गया, लेकिन कैसे? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? वो ठीक तो है ना? मेरा मेरा बच्चा ठीक तो है ना? ये बोलते हुए वो रो पड़ी थी। सामने से एक बार फिर से आवाज़ आई, नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे काफ़ी चोटें आई है, इसलिए प्लीज़ आप जल्दी से स्कूल आ जाइए, बाकी बातें बाद में कीजिएगा। ये बोलकर अब सामने वाले ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और स्नेहा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। लेकिन जल्दी ही वो होश में आई और खुद से बोली, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, मेरा मेरा संगम बिल्कुल ठीक होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे मेरे संगम के पास जाना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ आई। बाहर आकर उसकी नज़रें ड्राइवर को ढूंढ रही थी और फिर एक ड्राइवर जल्दी से उसके सामने आया और उसे घबराया हुआ देखकर बोला, क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो हैं ना? स्नेहा जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोली, आप प्लीज़ मुझे संगम के स्कूल लेकर चलिए, जल्दी, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी चलिए। ये बोलते हुए वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी और अब ड्राइवर भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। स्नेहा इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसने शारदा जी को भी कुछ नहीं बताया और उसने एक बार भी अंगद को भी कॉल नहीं किया। वैसे भी अंगद इस वक्त अपने प्राइवेट जेट में था तो उसका फ़ोन नहीं लगने वाला था। वहीं सुमित्रा जी जो दरवाजे पर खड़ी थी, उनके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। बेशक से स्नेहा ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो तो वहीं पर थी, वो चाहती तो सबको सब कुछ बता सकती थी, शारदा जी को भी और बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी। लेकिन वो क्यों ही बताती, क्योंकि ये सारा प्लान तो उनका बनाया हुआ था, ये पूरी साजिश उनकी रची हुई थी। अब वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम इस घर से चली तो गई हो स्नेहा, लेकिन अफसोस जिंदा इस घर में वापस नहीं आओगी। जिंदा क्या, तुम तो लाश बनकर भी नहीं आ पाओगी, क्योंकि तुम तो ब्लास्ट में बूम। ये बोलकर वो शैतानों की तरह हंसने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा गाड़ी में बैठी थी और उसका दिल बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने फ़ोन से दोबारा उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर लग ही नहीं रहा था और इस वक्त वो इतनी ज़्यादा पैनिक हो रही थी कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो नंबर तो स्कूल का है ही नहीं, वो नंबर तो प्राइवेट है। उसके पास स्कूल का नंबर था, वो उस पर कॉल कर सकती थी, लेकिन ये सब कुछ उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था। और फिर अचानक ही गाड़ी झटका लेने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बार बार गाड़ी रुक रही हो। ड्राइवर भी हैरान हो रहा था कि गाड़ी को ये क्या हो रहा है। वहीं स्नेहा गुस्से से बोली, जल्दी चलाइए ना ड्राइवर भैया, आप ये गाड़ी बार बार रोक क्यों रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? संगम को मेरी ज़रूरत होगी, पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा, और आप है कि गाड़ी ढंग से नहीं चला रहे हैं। वो ड्राइवर जल्दी से बोला, मेरी कोई गलती नहीं है मेम साहब, पता नहीं गाड़ी में ही कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि हम स्कूल तक पहुंच पाएंगे, मुझे चेक करना होगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। ये बोलकर अब उसने गाड़ी की ब्रेक लगा दी थी और खुद गाड़ी से बाहर निकल गया था, जबकि स्नेहा अभी भी गाड़ी में बैठी थी और अब उसे अजीब सी टिक टिक की आवाज़ सुनाई देने लगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अंगद स्नेहा को इस हालत में छोड़कर लंदन के लिए निकल गया है या फिर अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए उसकी कोई चाल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज शाम 5 बजे वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और कहानी के आगे आने वाले पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाले हैं। कहानी का एक पार्ट भी आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा। बोनस पार्ट का किस किस को इंतज़ार है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।